हेलो बच्चों, जेडब्ल्यू और नीट की सीरीज में हम लोग चला रहे थे सरफेस केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री में 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे पहले वो वीडियो देखें, देन आज का वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज हम 2 टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, जिसमें कि हम 2 क्लासिफिकेशन पे डिस्कस करेंगे। एक क्लासिफिकेशन मैंने आपको पहले बता दिया है और दूसरा टॉपिक हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। ठीक है, तो हमारे पास था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स और बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स हमने बोला था कि 3 तरह से हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो पहला हमारा क्लासिफिकेशन था वो था फिजिकल स्टेट ऑफ, याद दिला दूं आपको, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, यही था डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, इसमें हमने सॉल, जेल, एरोसॉल्स, इमल्शन, उन सब के बारे में डिस्कस किया था। इस पे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल क्या होता है, जेल क्या होता है, इमल्शन क्या होता है, एरोसॉल्स क्या होता है, उनमें डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया था। दूसरा बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन disperse phase and dispersion medium, यानी दोनों फेज में किस तरह का इंटरेक्शन होता है उसके बेसिस पे क्या है। तो बच्चों इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे 2 तरह के कॉलॉइड्स हमारे पास है। देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉलॉइड्स। एक है बच्चों लायोफिलिक कॉलॉइड्स और बच्चों दूसरा आता है हमारे पास लायोफोबिक कॉलॉइड्स। ठीक है, अच्छा, लायोफिलिक का मतलब होता है सॉल्वेंट लविंग, फिलिक है ना, सॉल्वेंट लविंग, और बच्चों इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट रिपेलिंग, ये सॉल्वेंट को रिपेल करता है। ठीक, अच्छा, इसको हम हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स, और इसको हम हाइड्रोफोबिक कॉलॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, बात एक ही है। तो ये 2 तरह के कॉलॉइड्स हमारे पास है। अब बच्चों देखते हैं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आता है, किन चीजों पे हमने ध्यान देना है। ठीक है, तो एक तरफ लिख रहा हूं मैं लायोफिलिक, दूसरी तरफ लिखूंगा मैं लायोफोबिक। ठीक है, तो यहां पर लायोफिलिक पहले लिखते हैं, EHIL लायोफिलिक, और यहां पर लिखते हैं लायोफोबिक। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो निकल के आता है कि नेचर किस तरह का है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी किस तरह के सब्सटेंस हमारे पास है जो लायोफिलिक बनाएंगे, किस तरह के सब्सटेंस है जो लायोफोबिक बनाएंगे। सीधी सी बात है बच्चों, यहां पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, जिलेटिन, ये, ठीक है, इस तरह के सब्सटेंस अगर हम डिस्पर्स मीडियम में डिस्पर्स कर दें तो आसानी से वो लायोफिलिक कॉलॉइड्स बना देते हैं। लायोफोबिक कैसे बनेंगे? इनऑर्गेनिक मेटल्स एंड देयर सल्फाइड। अब बच्चों इनऑर्गेनिक मेटल कौन से? जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, सिल्वर, और उनके सल्फाइड कौन से हो? जैसे AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड। तो इस तरह के जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो लायोफोबिक बनाएंगे, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस स्टार्च, सेल्यूलोज, जिलेटिन, ये क्या बनाएंगे? लायोफोबिक कॉलॉइड बनाएंगे। ठीक है दूसरा, अगर हम बच्चों बात करें कि कितना आसान है इनको बनाना, ईज ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, दे आर वेरी easily to prepared,
इनको जो है हम क्या करते हैं, डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम में डालते हैं, शेक करते हैं, आसानी से कोलॉइड्स बन सकते हैं। लेकिन बच्चों इनको बनाने के लिए स्पेशल मेथड चाहिए। तो स्पेशल मेथड्स रिक्वायर्ड है ना, ये आसानी से नहीं बनते हैं। ठीक है, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या लगता है आपको कौन ज्यादा स्टेबल हो जाए? दे आर मोस्ट स्टेबल, दे आर मोस्ट स्टेबल, बिकॉज इनका जो इंटरेक्शन होता है डिस्पर्जन मीडियम के साथ वो ज्यादा होता है, इनका इंटरेक्शन डिस्पर्जन मीडियम के साथ कम हो सकता है, तो दे आर लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। ठीक है, अच्छा, मोस्ट स्टेबल का मतलब होता है बच्चों दे कांट बी प्रेसिपिटेट इजिली, इनको प्रेसिपिटेट करना आसान नहीं है, लेकिन ये कम स्टेबल होते हैं। दे कैन बी प्रेसिपिटेट इजिली बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। तो लेस स्टेबल है, इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ी सी अमाउंट अगर हमने मिलाई तो ये आसानी से प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। तो स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन आता है, इसलिए लायोफिलिक ज्यादा स्टेबल हो गए, लायोफोबिक कम स्टेबल हो गए। ठीक है, अगर बच्चों बात करें कि सॉल्वेंट किस में ज्यादा होता है, यानी हाइड्रेट कौन ज्यादा है, हाइड्रेट, दे आर मच हाइड्रेटेड। ठीक है, इसमें सॉल्वेंट ज्यादा होता है, दे आर लेस हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेशन कम और ज्यादा होने की वजह से भी स्टेबिलिटी इनकी कम होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास 4 पॉइंट, देखो जरा फटाफट इन्हें। और इसमें लास्ट एक पॉइंट और निकल के आता है बच्चों, हाँ, रिवर्सिबल कौन है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल है ना, और इरिवर्सिबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, लायोफिलिक कॉलॉइड्स आर रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि बच्चों अगर मान लिया जाए कि ये कॉलॉइड्स सेपरेट हो जाते हैं, डिस्पर्स फेज अलग हो गई, डिस्पर्जन मीडियम अलग हो गया, यानी प्रेसिपिटेट बन गए, तो दोबारा से इनको हम रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं आसानी से। लेकिन बच्चों ये इरिवर्सिबल होते हैं, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। एक बार अगर इनका पीपीटी बन गया, यानी डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम से अलग हो गए, तो उसको आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करने हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट का, ये सॉल्ट का, कि क्या डिफरेंस है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कॉलॉइड्स में। समझ में बात आ गई? चलो ठीक है, तो एग्जांपल मैंने आपको बताई दिए। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस याद रखने, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी इनऑर्गेनिक मेटल्स या उनके सल्फाइड्स। ठीक है बच्चों, मोस्टली इसमें ये एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन लायोफिलिक है कौन लायोफोबिक है। ठीक है बच्चों, चलो अब बच्चों नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड वाला जो हमारे पास है, ये इंटरेक्शन वाला हो गया। थर्ड जो क्लासिफिकेशन निकल के आता है वो आता है द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल कैसे हैं, उसके बेसिस पे कितने तरह के कॉलर्स निकल के आते हैं। ठीक है बच्चों, तो द टाइप्स ऑफ पार्टिकल इन डिस्पर्स फेज, देयर आर 3 टाइप ऑफ कॉलर्स, 3 टाइप ऑफ कॉलर्स। ठीक है, नंबर वन निकल के आता है बच्चों मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। दूसरा निकल के आता है मैक्रोमॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, और तीसरा निकल के आता है बच्चों एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। अच्छा, ये ध्यान रखना है ना। आप पहले इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मल्टीमॉलिक्यूलर में, मैक्रोमॉलिक्यूलर में, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स में किस तरह के कॉलॉइडल सॉल आते हैं और कौन कौन से ऐसे
सब्सटेंस है जो मल्टी मैक्रो एंड एसोसिएटेड कोलेट्स बनाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहां पर आता है गोल्ड सॉल यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, या फिर हम बोल सकते हैं सिल्वर सॉल। ठीक है, तो गोल्ड सॉल और सिल्वर सॉल जो है, या फिर जो है सल्फाइड सॉल, सल्फाइड सॉल यानी इनऑर्गेनिक सॉल, वो किस में आते हैं बच्चों? मल्टी मॉलिक्यूलर में। अगर मैक्रो मॉलिक्यूलर की बात करें तो यहां पर जो है पॉलीमर आते हैं, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स वो भी दो टाइप के पॉलीमर्स हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं और नेचुरल हो सकते हैं, है ना। तो जो पॉलीमर का कॉलॉइड्स बनेगा वो किस टाइप के कॉलॉइड्स होंगे? मैक्रो मॉलिक्यूलर। नेचुरल की बात करें बच्चों तो हमारे पास क्या है? स्टार्च है, जिलेटिन है, और हमारे पास कौन सा है? सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज है। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर की बात करूं मैं तो पॉली एथीन, पॉली एस्टाइरिन, कई सारे आ गए। ठीक है, तो ध्यान रखना बस हमारे पास क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर और नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, अच्छा अगर एसोसिएटेड कोलेट की बात करें तो यहां पर आगे बच्चों सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये बस ये मेन एग्जांपल आपको याद रखने हैं। मल्टीमोलिकुलर सॉल, गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल या सल्फाइड सॉल। मैक्रोमोलिकुलर सॉल्स पॉलीमर्स आते हैं, सिंथेटिक एज वेल एज नेचुरल, और एसोसिएटेड कोलेट जो है सोप्स और डिटर्जेंट बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गए? अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो तो पहले बच्चों बात करते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर, है ना। यहां पे मैं डिस्कस करता हूं मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। ठीक है, चलो मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, सिंपल सी बात है कि देखो हमारे पास कुछ एटम्स होते हैं, देखो ना, एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका साइज क्या होता है बच्चों? स्मॉल होता है, स्मॉल साइज। जब हम इनको डिस्पर्जन मीडियम में डालते हैं तो ये क्या करते हैं? आपस में कंबाइंड होने लगते हैं, एग्रीगेट होने लगते हैं। दे पोर्ड इनटू डिस्पर्जन मीडियम स्टार्ट एग्रीगेट टू बिकम बिग साइज स्पीसीज। बिग साइज स्पीसीज बना लेते हैं आपस में इकट्ठा होकर, या बिग साइज के मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो बिग साइज, अच्छा मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, बिग साइज स्पीसीज, मॉलिक्यूल तो बड़ा नहीं हो सकता ना। बिग साइज स्पीसीज बनाते हैं। दिस बिग साइज स्पीसीज कम अंडर कोलॉइडल साइज। तो जब ये कोलॉइडल साइज बन जाता है तो इसको हम बोलेंगे बच्चों मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। ठीक है, तो छोटे छोटे एटम और मॉलिक्यूल डिस्पर्जन मीडियम में जाते हैं, वो आपस में कंबाइंड होते हैं, और उसके बाद जो है यानी एग्रीगेट करना स्टार्ट करते हैं, और जो है इतना बड़ा साइज बना लेते हैं कि वो किसकी रेंज में आ जाता है? कोलॉइडल साइज की रेंज में आ जाता है। दे आर मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। ठीक है, और यहां पर एग्जाम्पल हो गया हमारे पास गोल्ड सॉल एंड सल्फर सॉल। ठीक है, नोट करो फटाफट, गोल्ड सॉल एंड सल्फर सॉल। ठीक है भाई, चलो अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों कि ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वंडरवाल फोर्स। ठीक है, वंडरवाल फोर्स यहां पे काम करता है, एक वीक वंडरवाल फोर्स काम करता है, ताकि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स और एटम है वो आपस में कंबाइंड रहे। तो बस मल्टी मॉलिक्यूलर में इतना ध्यान देना है, एग्जाम्पल याद रखने हैं बच्चों। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं मैक्रोमॉलिक्यूलर, है ना। तो दूसरा हमारे पास है मैक्रो मॉलिक्यूलर। ठीक है, अच्छा मैक्रोमॉलिक्यूलर में क्या होता है? जनरली हम यूज करते हैं बच्चों पॉलीमर्स, और पॉलीमर जो है बिग साइज मॉलिक्यूल होते हैं, सब लोग जानते हैं, और जिनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हाई मॉलिक्यूलर मास होता है ना बच्चों, हाई मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक, तो इनका साइज इतना बड़ा होता है कि ये जो है कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल डायरेक्ट जो है डिस्पर्जन मीडियम में
डिस्पर्जन मीडियम में आके सीधे कॉलॉइड बना लेते हैं। इनको जो है एग्रीगेट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में इनका साइज जो है कॉलोइडल साइज रेंज में आ जाता है। तो सीधे सीधे डिस्पर्जन मीडियम में डालेंगे, शेक करेंगे, तो वो सारे के सारे पार्टिकल जो है एक कॉलोइडल रेंज में आके क्या बना देंगे, मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड बना देंगे। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बस केवल एग्जांपल याद रखना है कि पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, इनकेस रबर, स्टार्च, जिलेटिन, सेलुलोज, सारे के सारे क्या होते हैं, मैक्रोमोलिकुलर पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो, अच्छा एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज, इनमें जो फोर्स है वो भी जो है एक तरह का वंडरवाल फोर्स होता है, ठीक है बच्चों। बस इसमें इतना याद रखना। चलो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है ये तीसरा वाला, इसका नाम है हमारे पास एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा जगह ले लूं। तो एसोसिएटेड कॉलॉइड्स में बच्चों सोप और डिटर्जेंट है ना, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, ठीक है। जनरली हमारे पास क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट्स, ठीक। अच्छा होता क्या, देखो कुछ ऐसे, जैसे सोप की बात करूं मैं, तो सोप बच्चों क्या होता है हमारे पास, फैटी एसिड, एसिड्स, सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, फैटी एसिड के सोडियम सॉल्ट होती है, ठीक है। अच्छा ये जो है जब डिस्पर्जन मीडियम में जाते हैं, दे dissolve into dispersion medium, जब मीडियम में इनको डाला जाता है तो दे बिहेव इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। तो जैसे आपने इनको डिस्पर्जन मीडियम में डाला, कई सारे सिंगल मॉलिक्यूल जो है डिस्पर्जन मीडियम में इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक है बच्चों। और ये जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, एक कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम बोलते हैं एट लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपने और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन आती है जहां पर सारे मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट होने लगते हैं, ठीक है। देखो एट हायर कॉन्सेंट्रेशन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एग्रीगेट, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एग्रीगेट होने लगता है टू बिकम ए स्पीसीज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड माइसेल्स, ये, ठीक है बच्चों। तो होता क्या है कि जब हम जो है किसी सोप या डिटर्जेंट को जो है वाटर में डालेंगे तो उसके इंडिविजुअल जो है मॉलिक्यूल रहेंगे एक लो कंसंट्रेशन। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एक ऐसी कंसंट्रेशन आएगी जहां पर उनके मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठा होकर एक बिग स्पीसीज बनाएंगे, उस स्पीसीज को हम बोलेंगे माइसेल्स। और बच्चों इस माइसेल्स में लगभग 100 मॉलिक्यूल तो होने ही होने चाहिए, 100 मॉलिक्यूल और मोर, है ना। तो मिनिमम कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए, 100 मॉलिक्यूल होने चाहिए, ठीक है। अच्छा यहां पर दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो रखना है बच्चों आपको CMC, CMC का मतलब होता है क्रिटिकल माइसेल्स कॉन्सेंट्रेशन। तो क्रिटिकल माइसेल्स कॉन्सेंट्रेशन वो कॉन्सेंट्रेशन होती है जिस पर माइसेल्स बनना स्टार्ट होते हैं, द कॉन्सेंट्रेशन एट विच और अबव विच द माइसेल्स फॉर्मेशन अकर, ठीक है। और दूसरा बच्चों यहां पर आता है TK, इसका मतलब होता है क्राफ्ट टेम्परेचर। तो यानी वो टेम्परेचर जिसके ऊपर माइसेल्स बनना स्टार्ट होते हैं, दिस इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। दो चीजें ध्यान रखनी है, क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन यानी
वो कंसंट्रेशन जहां पर जो है माइसेल्स बनना स्टार्ट होते हैं, और वो टेम्परेचर जहां से माइसेल्स, जिसके ऊपर माइसेल्स बनना स्टार्ट होते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर एंड क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन। ठीक है, तो तीन चीजें, माइसेल्स क्या है, एग्रीगेट है छोटे छोटे मॉलिक्यूल का, और ये जो टेम्परेचर है जहां पर माइसेल्स बनना स्टार्ट होते हैं, और वो कंसंट्रेशन जहां पर माइसेल्स बनना स्टार्ट होते हैं, सीएमसी कहलाते हैं। समझे मेरी बात? तो बच्चों इस तरह से जो है हमारे एसोसिएटेड कोलेट्स बनता है, यानी एसोसिएट होके आपस में जुड़ के वो बिग साइज के स्पीसीज बनाएंगे जो कि कोलेडल रेंज में आती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। चलो अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो क्रिटिकल माइसेल्स कॉन्सेंट्रेशन होती है वहां पर मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहेगी। तो बच्चों यहां पर मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन होती है 10.42 10⁻³ मोल पर लीटर, ये भी याद रखना है ना। तो सीएमसी में इतनी कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल की होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो अब हम बात करते हैं कि जो सोप है वो किस तरह से माइसेल्स बनाते हैं। तो ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है कि माइसेल्स क्या होते हैं, और माइसेल्स कौन से टेम्परेचर पर बनते हैं, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, कौन से कॉन्सेंट्रेशन पर बनते हैं, उस कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर बच्चों हमारे पास आगे है कि देखिए, है ना, ये हो गया सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, सीएमसी हो गया। चलो अब बात करते हैं बच्चों मैकेनिज्म ऑफ माइसेल्स फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा माइसेल्स कैसे बनेंगे, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों एक सोप का। ठीक, सोप एक्चुअल में क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। और कौन से फैटी एसिड बताओ, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, हायर नंबर ऑफ कार्बन। तो हमारे पास एक फैटी एसिड आता है जिसका नाम है स्टीयरिक एसिड, स्टीयरिक एसिड। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों CH3 CH2 का 16 COOH। तो जब स्टीयरिक एसिड को हम NaOH के साथ मिलाएंगे तो सोडियम स्टेट का सॉल्ट बनेगा। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, CH3 CH2 का 16, ठीक है, और COONA या Na पॉजिटिव COO माइनस। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट। ये एक तरह का क्या हो गया, हमारा सोप हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीयरिक एसिड यानी फैटी एसिड। ठीक, जब बच्चों हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसके कैटायन और एनायन अलग अलग हो जाएंगे, यानी ये इस तरह का हो जाएगा। देखो CH3 CH2 का 16 COO माइनस और Na प्लस, दोनों सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास अब मेन आ गया, ये वाला यानी एनायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट हमारे पास मेन है। अच्छा, इस एनायनिक पार्ट की क्या खास बात होती है, देखो इसको मैं देखो कैसे बना सकता हूं। इसको हम इस तरह बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और हाँ 16 और 1 17, ये 17 और ये COO माइनस। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे लिख देते हैं, 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया ना। तो एक कम कर दो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है भाई, चलो इधर से कम कर देते हैं, 4 5 4 3 2 1। ठीक है, तो यहाँ लगा देते हैं अब COO माइनस। ठीक है बच्चों, अच्छा इसको ऐसे भी लिखा जाता है, देखो इस तरह से और इस तरह से, ये ज़्यादा होने चाहिए वैसे, तो मैंने केवल एग्जाम्पल के तौर पर बनाए। टोटल 17 कार्बन होने चाहिए, उधर 1 कार्बन। ठीक है, अच्छा इतने हिस्से को, ये जो बच्चों हिस्सा है ना, इतने हिस्से को दिस इज हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन बोलेंगे, और जो इतना माइनस वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे एनायन। एनायन है, जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है बच्चों वो नॉन पोलर होती है, नॉन पोलर। देखो अभी इसमें यहाँ पे डिस्कस करते हैं ना, इतना समझ में आ गया। तो अब अगर हम एक सोप मॉलिक्यूल का डिजाइन देखें तो एक सोप मॉलिक्यूल जो है इस तरह से डिजाइन होता है,
इस तरह से, दिस इज टेल पार्ट, दिस इज हेड पार्ट, ये वाला है ना, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा बच्चों क्या हुआ, टेल पार्ट। टेल पार्ट एक्चुअल में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन चेन है, और जो हमारे पास हेड पार्ट है वो क्या है, एनायन है। हाइड्रोकार्बन चेन बच्चों नॉन पोलर नेचर की होती है। किसकी नेचर होती है, नॉन पोलर चेन। ये जो है किस नेचर का होता है, पोलर नेचर का होता है। तो बोलने का मतलब सोप के अंदर दो पार्ट है, एक पोलर पार्ट है, एक पोलर पार्ट है, एक नॉन पोलर पार्ट है। ये तो ना, दिस इज पोलर पार्ट, दिस इज नॉन पोलर पार्ट। नॉन पोलर पार्ट को हम हाइड्रोफोबिक भी बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिक यानी सॉल्वेंट रिपेलिंग। और पोलर पार्ट बच्चों क्या होता है, हाइड्रोफिलिक यानी सॉल्वेंट लविंग। ये सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन करेगा, या सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा। तो ये खास बात होती है हमारे पास सोप के जो मॉलिक्यूल है उसकी, समझे बात। अब अगर मैं एक किसी सोप को पानी में डालूं, यानी डिस्पर्स फेज में उसको डालूं, सपोज हमारे पास ये पानी है और हमने सोप मॉलिक्यूल को इसके अंदर डाल दिया, तो ओरिएंटेशन कैसे होंगे, ये ऊपर आएगा और ये नीचे चेन आएगी इस तरह से। तो यानी ओ ना ये गलत हो रहा भाई, है ना, सॉरी, ऐसे नहीं। पानी की तरफ कौन से आयन आएंगे, पानी की तरफ आएंगे हमारे पास एनायन। तो ये ऐसे होगा, देखिए ये नीचे, यस ऐसे और ऐसे, ये होगा, ये माइनस एंड माइनस, ठीक है, इस तरह से आएगा, है ना। क्योंकि बच्चों ये पार्ट जो है सॉल्वेंट लविंग है तो सॉल्वेंट की तरफ आएगा, और ये पार्ट सॉल्वेंट रिपेलिंग है तो ऊपर आएगा। तो जब पानी में इनको हम इंडिविजुअल डालेंगे, इनको डालेंगे, तो इस तरह इनका ओरिएंटेशन होगा। इसका मतलब यहां पर लो कंसंट्रेशन है, एट लो कंसंट्रेशन, तो लो कंसंट्रेशन वो इंडिविजुअल बिहेव करेंगे। लेकिन जब मैं कंसंट्रेशन को सीएमसी करूंगा, एट सीएमसी यानी वो कंसंट्रेशन जहां पे माइसेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस तरह से सारे के सारे मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये और ये इस तरह से, दिस इज कॉल्ड माइसेल्स। ये माइसेल, तो एक माइसेल, दूसरा माइसेल, तीसरा माइसेल्स। तो यहां पर सीएमसी में जो है इस तरह से जो है कई सारे सोप के मॉलिक्यूल एग्रीगेट होंगे, एक नई स्पीसीज बनाएंगे जो कि कॉलर रेज में आएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, माइसेल्स बोलेंगे। और माइसेल्स में लगभग कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए, 100 मॉलिक्यूल तो होने चाहिए। और माइसेल्स कब बनेगा, जब कंसंट्रेशन कहां पहुंचेगी, सीएमसी पर। और बच्चों ये वाटर है, तो वाटर के में क्या रहेंगे हमारे पास, सोडियम आयन रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से माइसेल्स का फॉर्मेशन होता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट बच्चों, एक माइसेल्स दूसरे माइसेल्स से अलग क्यों रहेगा, क्योंकि हर माइसेल्स पे नेगेटिव चार्ज है। तो जब दो माइसेल्स के बीच में लाइक चार्ज होता है, तो दोनों माइसेल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो कभी भी उनका एग्रीगेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में बात आ गई। तो इस तरह से माइसेल्स के बारे में कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है। तो माइसेल्स क्या होते हैं, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन पे माइसेल्स बनते हैं, ठीक है। और माइसेल्स का जो रेंज होता है बच्चों, कोलोइडल रेंज में आता है, इसलिए इनको हम एसोसिएटेड कोलोइडल बोलते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज कि सोप जो है वो क्लीनिंग एक्शन किस तरह से करता है, यानी सोप अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो मोस्टली क्या करते हैं, डर्ट और ऑयल को हटाने के लिए करते हैं, जिसको पानी हटा नहीं पाता है। तो मान लीजिए किसी सरफेस पर यहां पर एक ऑयल ड्रॉप है, दिस इज ऑयल ड्रॉप, और इसको हमने सोप के थ्रू हटाना है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि जो है सोप जो है ऑयल को किस तरह से क्लीन करता है। तो बच्चों जब हम इसके ऊपर सोप डालेंगे, तो सोप जो है इस ऑयल ड्रॉपलेट में इस तरह से ओरिएंट होगा। देखो ऊपर जो है हाइड्रोफिलिक पार्ट और नीचे हाइड्रोफोबिक पार्ट, क्योंकि जो ऑयल है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की है, इसीलिए जो है हाइड्रोकार्बन चेन नीचे आएगी और उसका जो हेड होगा वो ऊपर आएगा, ठीक है। और बाद में क्या होगा, एक इस तरह का एक
पूरी की पूरी ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर एक इस तरह का माइसेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब यह है कि हाइड्रोफिलिक पार्ट ऊपर है और हाइड्रोफोबिक पार्ट नीचे है। और जब बच्चों हम इसमें जो है वाटर डालेंगे तो वाटर जो है हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ कंबाइंड होकर इस पूरी की पूरी ऑयल ड्रॉप को निकाल देगा। ठीक है, तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि माइसेल्स में जो सोप के मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन है वो किस तरह से है। तो ओरिएंटेशन बच्चों क्या होता है, देखिए हाइड्रोकार्बन चेन नीचे की तरफ होती है और हेड ऊपर की तरफ होता है। सेम टू सेम इसमें भी ऐसी होता है पूरा। समझिए मेरी बात। तो ये होता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एज वेल एज मैकेनिज्म ऑफ माइसेल्स फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, देखो एक आध क्वेश्चन कई बार माइसेल से आया भी है। तो ये हो गया। अच्छा, वही हम अगर डिटर्जेंट की बात करें तो बच्चों डिटर्जेंट का जो एक्शन होता है, जो माइसेल्स बनना होता है वो सेम होता है एज सोप की तरह, लेकिन डिटर्जेंट का जो केमिकल नेचर है वो अलग होता है। जनरली डिटर्जेंट क्या होते हैं, अगर मैं डिटर्जेंट का एक आपको केमिकल नेचर बताऊं तो ये होता है बच्चों सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फेट एसिड या सल्फेट के, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फेट या सल्फेटेड कंपाउंड, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेकिन जो है COO- की जगह कौन सा ग्रुप होगा, SO4 ग्रुप होगा। देखो तो यहां पर मैं एक डिटर्जेंट का नाम लिखता हूं CH3 CH211 SO4- और Na+। ये तो इतना जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड लॉरिल सल्फेट, लॉरिल सल्फेट। ठीक है, और ये हुआ सोडियम, तो पूरे का पूरा नाम हो गया सोडियम लॉरिल सल्फेट यानी SLS। तो SLS एक तरह का क्या है, डिटर्जेंट है। तो इसमें इतना जो हिस्सा होता है वो टेल का हिस्सा होता है यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट, और जो SO4- होता है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, जस्ट लाइक COO- की तरह। तो सेम टू सेम काम करेगा पूरा, बस केमिकल नेचर थोड़ा सा अलग होता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो, तो ये 3 क्लासिफिकेशन हमने कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि कॉलॉइड्स को हम किस तरह से बनाएंगे, द प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया कि फिजिकल स्टेट के आधार पर क्लासिफिकेशन कैसे है, इंटरेक्शन के आधार पर क्लासिफिकेशन कैसे है, और उसके बाद किस किस क्लासिफिकेशन में किस तरह के मॉलिक्यूल बनते हैं, कहां पर किस चीज की जरूरत पड़ती है, ये सब चीजें। ठीक है, चलो तो ये हो गया पूरा हमारे पास, एसोसिएटेड कॉलॉइड भी हो गए है ना, क्लींजिंग एक्शन भी हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स। प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स है ना। चलो देखो भाई, तो देखो बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स की, हम लायोफोबिक कॉलॉइड्स को बनाएंगे, क्योंकि लायोफिलिक कॉलॉइड्स को बनाना आसान है। आपने कोई पॉलीमर लेयर उसको जो है डिस्पर्जन मीडियम में डाल दिया, थोड़ा सा शेक किया, तो आसानी से वो लायोफिलिक कॉलॉइड्स बन जाता है। तो जो भी प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स करेंगे हम किसके लिए करेंगे, लायोफोबिक कॉलॉइड्स के लिए। तो यहां पर मैं लिखता हूं फॉर लायोफोबिक कॉलॉइड्स, क्योंकि लायोफिलिक कॉलॉइड्स को आराम से, तो लायोफोबिक कॉलॉइड्स को बनाने के ही कुछ स्पेशल मेथड है, उनका हम यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स बाय केमिकल मेथड, बाय केमिकल मेथड्स है। 3 मेथड्स पर हम डिस्कस करेंगे। पहला है हमारे पास बाय केमिकल मेथड। इनमें बच्चों हमने कुछ केमिकल रिएक्शन करवानी है, जिसके बेसिस पे हम अलग अलग तरह के सॉल्व बनाएंगे। तो उन केमिकल रिएक्शन में देखो क्या होता है, या तो उनमें होगा बच्चों डिकम्पोजिशन, या तो हम करेंगे डिकम्पोजिशन, या तो हमें करना पड़ेगा हाइड्रोलाइसिस, या तो हमें करना पड़ेगा रिडक्शन, या तो हमें करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन। तो यानी केमिकल
प्रोसेस से जब हम कॉलर्स को बनाएंगे तो इस तरह के मैकेनिज्म से हमें गुजरना पड़ेगा। देखो कौन कौन से आती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है AS2O3 आर्सेनिक सल्फाइड प्लस H2S। ठीक है बच्चों, तो हमें मिलता है AS2S3 प्लस 3H2O। तो 3 मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर लगाना, यस। तो ये बच्चों हमारे पास था आर्सेनिक ऑक्साइड, और आर्सेनिक ऑक्साइड से हमने आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल बना लिया, यानी ये कोलोइडल सॉल हमारे पास आ गया। ठीक है, यहां पर बच्चों जो रिएक्शन हो रही है वो डिकम्पोजिशन हो रही है, यानी डिकम्पोज हो रहा है। ठीक, तो एक तरीका हमारे पास ये है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, SO2 प्लस H2S। तो मैं 2 मॉलिक्यूल इसके लूंगा, और यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, सल्फर का सॉल बनाएंगे, सल्फर सॉल, और प्लस 2H2O, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां पर जो हो रहा है वो हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, तीसरा हमारे पास है, हम क्या करेंगे, गोल्ड सॉल बनाएंगे, AuCl3 है ना, और हम लेंगे HCHO फॉर्मल्डिहाइड प्लस वाटर H2O। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर गोल्ड सॉल मिल जाएगा। यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इसके भी 2 मॉलिक्यूल, तो गोल्ड सॉल हमें मिल जाएगा प्लस, अच्छा बैलेंस करने के लिए हम इसको 3 मॉलिक्यूल होंगे, 3HCOOH प्लस कितने मॉलिक्यूल होंगे बच्चों, 3 है ना, तो ये हो जाएगा 3HCl। तो यहाँ पर जो हमें गोल्ड क्लोराइड से गोल्ड का सॉल मिल गया है, और इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा चौथा हमारे पास है, देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाना हमने, तो FeCl3 प्लस वाटर, तो क्या करेंगे बच्चों, FeOH का होल थ्राइस, तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमें सॉल मिल जाएगा। अच्छा कितने चाहिए यहाँ पर, 3 है ना, तो 3HCl। तो देखो बच्चों, ये केमिकल मेथड से जिनके थ्रू हम अलग अलग तरह के सॉल बनाएंगे, आर्सेनिक सल्फाइड का सल्फर सॉल बनाया, गोल्ड सॉल बनाया, एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल बनाया, और यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है हाइड्रोलाइसिस। तो नोट करो जरा फटाफट। ठीक है, तो ये केमिकल मेथड से जिनके थ्रू हम जो है अलग अलग तरह के सॉल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा अब दूसरा तरीका हमारे पास है इलेक्ट्रिक मेथड, है ना, इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, और एक साइंटिस्ट के नाम से इसको हम जानते हैं, इसको बोलते हैं ब्रैडिक आर्क। तो देयर आर अनदर मेथड इज इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, इलेक्ट्रिक आर्क, और BREDIG, ब्रैडिक्स आर्क, ब्रैडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है ना। ब्रैडिक आर्क मेथड में बच्चों मोस्टली हम क्या करेंगे, मेटल के सॉल बनाएंगे, मेटल सॉल, जैसे हम गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल या प्लेटिनम सॉल बनाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, एक हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम है इस तरह से, और डिस्पर्जन मीडियम में हम लोग क्या करेंगे, 2 मेटल के इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा देंगे, जिस मेटल का हमने सॉल बनाना है। तो ये मेटल हो गया है ना, इस तरह से, और इसको कनेक्ट कर देंगे प्लस और माइनस इलेक्ट्रोड से। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, यहां पर जो है हम इसको जब कनेक्ट करेंगे तो इन पर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, तो दोनों में क्या होगा, स्पार्क होगा। तो स्पार्क होने से क्या होगा, इनके जो छोटे छोटे आयन हैं वो इस सॉल्यूशन में आएंगे, और वो धीरे धीरे एग्रीगेट होके जो है कोलोइडल पार्टिकल बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो दिस मेथड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड। इसीलिए बच्चों हम इसमें जो है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम लेते हैं, तो आसानी से जो है इनके हम कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं बाय दिस मेथड।
कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हो गया। बस आपको याद ही रखने हैं कि किस मेथड से किस तरह के सॉल्व हम बनाएंगे। तीसरा हमारे पास है पेप्टाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेप्टाइजेशन, है ना। अच्छा, पेप्टाइजेशन की पहले मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate disperse in dispersion medium in the presence of a small amount of इलेक्ट्रोलाइट्स। बस ये है। पेप्टाइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक पीपीटी होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी, ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं बच्चों, डिस्पर्जन मीडियम में डालते हैं, ठीक है। लेकिन उस डिस्पर्जन मीडियम में क्या होता है, कुछ थोड़ी सी अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की होती है, और जिससे क्या होता है कि वो जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है वो कोलोइडल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा देखो, मान लीजिए हमारे पास कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है फेरिक हाइड्रोक्साइड का, ठीक, और अच्छा ये पीपीटी है और इसका हमने क्या बनाना है, सॉल्व बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी अमाउंट किसकी डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की डालेंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है FeCl3, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों, FeOH होल थ्राइस क्या बना लेगा, एक सॉल्व बना लेगा, लेकिन इसके चारों तरफ जो है कुछ कैटाइन आ जाएंगे। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस पीपीटी कन्वर्ट इनटू ए सॉल्व पार्टिकल, और जो प्लस चार्ज हैं ये इसके चारों तरफ आ जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट का ये काम है। तो जब जो है अलग अलग सॉल्व पार्टिकल बनेंगे तो लाइक चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है हम FeOH3 का कोलोइडल सॉल्ट आसानी से बना लेंगे। लेकिन बच्चों अगर ये नहीं होता तो ये सॉल्व प्रिपेयर नहीं होता। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्व है उसकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और स्टेबिलिटी कब होगी, जब दोनों के दोनों क्या रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। और सेपरेट कब रहेंगे, जब दोनों के ऊपर चार्ज होगा और चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो दोनों पार्टिकल अलग अलग रहने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से दूसरा सॉल्व अगर हम बनाएंगे, मान लीजिए हमारे पास है AgI, पोटेशियम आयोडाइड का पीपीटी है, ठीक है। और पोटेशियम आयोडाइड में बच्चों हम एक क्या मिलाएंगे, ये सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे। तो जो पोटेशियम आयोडाइड है इसके चारों तरफ जो है Ag+ आयन इकट्ठा हो जाएंगे, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AgI, ये इस बंद कर दो, N++++++, इस तरह से। तो कई सारे जो है सिल्वर आयोडाइड के सॉल्व पार्टिकल बन जाएंगे, और लाइक चार्ज आने की वजह से सारे के सारे क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे। तो इस तरह इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों पेप्टाइडेशन। यानी फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी डिसॉल्व इन डिस्पर्जन मीडियम विद द हेल्प ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू गिव ए कोलोइडल पार्टिकल्स। समझ में बात आ गई। तो ये बच्चों 3 मेथड से जिसके थ्रू हम कोलोइड्स को बना सकते हैं। ध्यान रखना है कि किस मेथड में क्या होता है, और इसका डिस्कस मैं बाद में करूंगा जब मैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइड्स पढ़ाऊंगा कि क्यों ये चार्ज क्यों आया इसके ऊपर, और कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा या माइनस चार्ज आएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, है ना। और बाकी के जो चैप्टर बचा है उसको मैं कोशिश करूँगा 2 वीडियो में ख़त्म कर लूँ। तो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ आनी बाकी है, आप पढ़िए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।